हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फाइन स्टडी सेंटर में। हम आप आज आप लोगों को भूगोल का जो 12th के भूगोल का जो पहला चैप्टर है, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र मानव भूगोल, हम लोगों को पढ़ना है। तो वो चैप्टर आप लोगों का आज क्लियर मैं करा दे रहा हूँ। जियोग्राफी यानी भूगोल होता है, तो इंग्लिश में जियो प्लस ग्राफी से मिल करके बना है, ठीक है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, या ग्राफी का मतलब वर्णन करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग भूगोल की परिभाषा जान लेते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों, राजनीतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का वर्णन करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है, ठीक है। वैसे भूगोल के जनक हिकैटियस को कहा जाता है, ठीक है। कार्ल श्रीटर को आधुनिक भूगोल या मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। कौन? कार्ल श्रीटर, ठीक है। अब हम लोगों को मानव भूगोल पढ़ना है, तो मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मानव भूगोल कहते किसे हैं? वह भूगोल जिसमें मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर्षिकार दीर्घिकार में थोड़ा सा ये हो गया है, ये मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, थोड़ा लिख लिया है। भूगोल को दीर्घिकार से लिखना चाहिए, हर्षिकार से लिख दिया है, ठीक है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल के क्षेत्र या विषय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ये हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप लोगों के सामने है: नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सामाजिक भूगोल, देखिए भौगोलिक विचारधाराएं। भूगोल के बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। वैज्ञानिक अपना अपना विचार प्रकट किए हैं, उन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधाराएं कहते हैं, ठीक है। ये तीन वो होता है: नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधारा। ये तीनों विचारधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। अब नियतिवादी विचारधारा क्या है? आरंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। संसाधन के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था, ठीक है। तो नियतिवादी विचारधारा में क्या आता है कि आदमी प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी प्रकृति उसके लिए क्या है? सर्वोपरि है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति को क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। मानव विकास बहुत कम हुआ था उस समय, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। निम्न अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया। इसको देखिए, नियतिवादी को पर्यावरणीय निश्चयवाद को भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसके समर्थक कौन कौन से वैज्ञानिक है, ठीक है। तो रीटजेल, रीटर और इम्बोल्ट वैज्ञानिक, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। रीटजेल, रीटर, इम्बोल्ट ये वैज्ञानिक किसके समर्थक हैं? नियतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक। अब देखिए संभववाद विचारधारा, अब ये उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें मनुष्य ने प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया, गर्मी से बचने के लिए कूलर, ठंडी से बचने के लिए क्या, हीटर वगैरह का इस्तेमाल किया। तो इसने प्रकृति पर क्या, इसने कहा कि नहीं, प्रकृति पर हम लोग विजय पा सकते हैं, ठीक है। इसी को संभववाद विचारधारा कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। सबसे मोस्ट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके समर्थक जो है विडाल डीला ब्लास है, ठीक है। अब प्रकृति से डरता नहीं था मनुष्य, प्रकृति को क्या परिवर्तित कर सकता था। अब मनुष्य ने स्वतंत्र होकर रहने लगा और अब मनुष्य संसाधन का इस्तेमाल भी करने लगा, ठीक है। यही है संभववाद विचारधारा। इसमें क्या होता है कि प्रकृति को, मतलब कि प्रकृति पर विजय पाना, ठीक है, कि हम लोग प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो हम लोग गर्मी में ही रहेंगे, हम लोग उसको मात नहीं दे सकते हैं। इसको मात देने के लिए इस विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं? संभववाद विचारधारा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद
विचारधारा को हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवनिश्चयवाद संकल्प न तो पूरी तरह पर्यावरणीय, अब इसमें क्या करता है, ये बीच का रास्ता है। ठीक है, ना ये पूरी तरह संभववाद है और ना ही निश्चयवाद विचारधारा। ये नवनिश्चयवाद विचारधारा को हम लोग मध्य मार्ग या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए नवनिश्चयवाद संकल्पना न तो पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह संभववाद है। ठीक है, ये क्या है कि मान के चलिए नवनिश्चयवाद ये बीच का रास्ता है। इसमें जैसे मान के चलिए संभववाद में क्या कह रहा था, वैज्ञानिक कह रहे थे कि हम लोग प्रकृति को कुछ नहीं समझते, हम उसके नियमों के क्या कर लेंगे, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम लोगों का निश्चयवाद विचारधारा था वो क्या कर रहा था कि हम लोग प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो दोनों ही विचारधाराएं हैं, इन दोनों के ये बीच का रास्ता है कि हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके समर्थक जो हैं ग्रिफिथ टेलर वैज्ञानिक इसके समर्थक हैं। उसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी का विकास, मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, घर्षण एवं ऊष्मा, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करते हैं। डीएनए और आनुवांशिकी, इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर क्या पा सके, जीत पा सके हैं। ठीक है, वायु गति के नियम, अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ा है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रकृति को समझने के बाद ही कर पाए हैं। ठीक है, प्रकृति के मानवीकरण, समय के साथ मानव पर्यावरण एवं प्रकृति को समझने लगा और प्राकृतिक बलों को समझा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, फल उद्यान, मैदान, चारागाह, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया। ये सब मानव ने कब किया, जब उसने प्रकृति के नियमों को समझा। जैसे कि उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वैसे ही कृत्रिम उपग्रह बनाया गया। जैसे आर्यभट्ट पहला सबसे पहला उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह भारत का है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी का जो प्रश्न उत्तर है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम आप लोगों को करा देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिकी नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ग नंबर इसमें का सही है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मानव भूगोल के जनक हैं कॉल स्लीटर, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अस्थानिक संगठन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला चैप्टर हम लोगों का यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, जो भी आप लोगों को इसमें डाउट्स हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।